नमस्कार दोस्तों जो भी चुनावों के परिणाम होते हैं जिसके पक्ष में जाते हैं उन्हें अधिकार है कि जब पक्ष में भारी बहुमत मिले तो उसके लिए वो बड़े बड़े समारोहों का आयोजन करें। शपथ ग्रहण समारोह भी बड़ा आकर्षक ढंग से आयोजित हो और वो ये सब करने में उनके पास तर्क होते हैं कि जब लोगों ने हमें इतना ज़्यादा व्यापक समर्थन दिया है तो हम लोगों की सुख प्राप्ति के लिए, क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए हम क्यों ना एक अच्छे भव्य समारोह का आयोजन करें जिसमें लोगों की भागीदारी भी हो सके। लेकिन उसमें बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती मित्रों। प्रश्न ये है कि कुछ एक ऐसे भी हमारे देश में राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बशर्ते कि हमारी नीयत हो कुछ सीखने की। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए हैं कर्पूरी ठाकुर, 2 बार मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है कि दोनों बार वो अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाए। हमेशा निर्णय ऐसे लेते थे जो निर्णय उनको लोगों की नज़रों में, आम आदमी की नज़रों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बनाते थे और अक्सर मीडिया भी उनसे नाराज़ रहता था। लेकिन स्थिति ये थी कि जब उनका निधन हुआ तो उनके बैंक बैलेंस में इतना भी अमाउंट नहीं था जिससे उस बैंक के खाते को निरस्त होने से बचाया जा सके। कर्पूरी ठाकुर की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी ये थी कि उनके पास कोई अपना निजी मकान था ही नहीं, ना अंत के समय था, ना ही जब वो राजनीति में प्रविष्ट हुए एक विधायक के रूप में, तब भी उनके पास नहीं था। विधायक वो पहली बार 1952 में बने थे और उसके बाद जितने भी चुनाव लड़े विधानसभा के उन्होंने, वो निरंतर जीत रहे। बीच में एक बार उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए। 1988 में आप अंदाज़ा लगाइए कि 1952 से लेकर 1988 तक वो विधायिका के गलियारे में बिल्कुल दनदनाते रहे अपनी वैचारिकता के साथ, विधानसभा में भी और संसद में भी। लेकिन स्थिति ये होती है कि एक बार उनको एक शिष्टमंडल के साथ ऑस्ट्रिया जाना पड़ा और ऑस्ट्रिया में उन दिनों में संयोगवश जिस समारोह में, जिस विशेष अंतर्राष्ट्रीय बैठक में सम्मिलित होने गए थे ये, उसमें यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो भी मौजूद थे। विशिष्ट भाषण के लिए थे या उद्घाटन के लिए थे, ये मैं अभी मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता और जो निर्गुट आंदोलन था उसके एक प्रणेता, हमारे नेहरू जी भी उनमें शामिल थे, लेकिन एक प्रणेता मार्शल टीटो भी थे। मार्शल टीटो से जब इनका परिचय कराया गया तो उन्होंने देखा कि इस आदमी का तो कोट भी फटा हुआ है, और जब उनकी नज़र नीचे गई देखा कि जूते भी फटे हुए हैं। और उन्होंने पूछा कि आप किस किस पद पर रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि मैं डिप्टी सीएम भी रहा हूँ, शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ और यहाँ पर मैं विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में शिरकत कर रहा हूँ, आया हूँ, तो मार्शल टीटो उस वक्त बोल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने लौटते ही अपने होटल में जाकर विशेष रूप से अपने दूतावास को आदेश दिया कि इस बंदे के नाप का अनुमान तय कोट जो है ये आज ही मुझे सिलवा कर दिया जाए, और जूते अनुमान तय 2-3 तरह के जूते भी दिए जाएं। अनुमान तय साइज़ के मुताबिक, बंदे का कद ये है अनुमान तय, और सारा कद, और उन्होंने उसका जिस्म का जो भी दिया वर्णन किया, विवरण दिया, उस विवरण के आधार पर 2-3 कोट बनवाए गए और 2 या 3 ही जूते बनवाए गए, अलग अलग नपे तुले साइज़ के। और यूगोस्लाविया के जो वहाँ स्थित जो राजदूत थे वो स्वयं कर्पूरी ठाकुर के होटल में, जहाँ वो ठहरे हुए थे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में, वहाँ गए कि ये मार्शल टीटो ने बड़े सम्मान के साथ आपके प्रति और बड़े स्नेह के साथ ये कुछ उपहार भेजे हैं, इनमें देख लीजिए कि यदि आपको पूरे ना आते हों तो फिर से हम बनवा लेंगे, लेकिन आपको देने हैं। तो बड़े हतप्रभ भी हुए कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने कहा कि मैं उपहार तो जो लेता हूँ वो मैं जाकर वहाँ जमा करा देता हूँ विधानसभा सचिवालय में या अपने मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाके। मेरी ये
एक स्वाभाविक मेरे स्वभाव में ये बात आ गई है कि जो विदेश से उपहार मिलेगा वो मेरी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, वो राज्य सरकार की संपत्ति है। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर वही पहनूंगा जो मार्शल टीटो चाहेंगे, और इनमें से मैं देखता हूँ कि ये मैं यहाँ पर पहन सकता हूँ। उन्होंने एक कोट पहन कर देखा, उन्हें लगा कि ये कोट कंफर्टेबल है, मैं पहन कर कल के समारोह में भाग ले सकता हूँ। और उन्होंने जूते 2-3 देखे तो उनमें से एक उनके पाँव में थोड़ा सा ठीक ठाक आया, बाकी दोनों अड़ रहे थे। तो उन्होंने जो ठीक ठाक आया उसको कहा कि मैं ये पहन कर कल मार्शल टीटो के सामने ज़रूर उपस्थित होऊंगा। मीटिंग में जो कल का सेशन है उसमें मैं यही वस्त्र पहन के जाऊंगा सम्मान के रूप में। और श्रीमान जी ने आते ही क्या किया कि वो जूते और वो कोट, मार्शल टीटो द्वारा निजी रूप में उपहार में दिया गया कोट, सारा का सारा अपने सचिवालय में जमा करा दिया कि ये राज्य की संपत्ति है भाई, ये मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। ये ऐसे सादा दिल इंसान आपको मिलेंगे इसी हमारे भारतीय इतिहास में। और जब वो आपको बताया कि जब वो दिवंगत हुए तो ना पैसा था, ना मकान था, और बैंक बैलेंस का सवाल ही नहीं है। और इसी बीच में छोटी सी बात आपको एक और इसमें एडिशन कर दूं कि उनके पूर्वज पेशे से नाई थे, केश काटते थे, और इस बात के वो संकोच कभी नहीं करते थे कि कर्म तो कर्म है। वो कहा करते थे कर्म तो कर्म है भाई, कोई चोरी थोड़ी की है। और इसी बीच में उनका एक सगा संबंधी जब वो जिस दिन मुख्यमंत्री बने उनके पास आया कि महाराज मेरा तो कामकाज भी ठप है और मैं आपका सगा संबंधी हूँ, आपके ब्लड रिलेशन से हूँ, और मेरे बच्चे को आप कोई भी नौकरी दिलवा दीजिए। पढ़ा लिखा क्या है? कहते हैं पढ़ तो नहीं पाया, मैट्रिक पास की थी 3री डिवीज़न में उसने, उसको अंग्रेज़ी आती नहीं थी। अपनी जेब से कर्पूरी ठाकुर ने 50 का नोट निकाला कि जब तक वो पढ़ लिख नहीं जाता भाई, इस 50 रुपए से एक उसरा लाओ और कुछ और सामान ले आओ और वही काम करो जो काम हम और हमारे पूर्वज करते रहे हैं और आज हम बेहतर स्थिति में आए हैं। श्रम से कभी भी संकोच ना करो, श्रम कभी भी अपमानजनक नहीं होता। ये 50 रुपये तुम्हें अपनी नेक सैलरी में से, नेक वेतन में से जो मुझे मिलता है उसमें से दे रहा हूँ, और ये तुम पर उधार रहा। जब भी तुम्हारा काम चल निकले, तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा और पढ़ लिख जाए, नौकरी के लायक हो जाए, उसे ले आना, और जहाँ जहाँ उसकी योग्यता का निरूपण हो पाएगा वहाँ उसको नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे लोग मित्रों हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। और जब भी हम वर्तमान परिवेश के सत्ताधीशों की ओर देखते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि देश तो वही है। धन्यवाद।